राधे राधे। जय श्री राम। सबको राम राम। कल हमने हिंदी में समास पढ़ाए थे तुम्हें कि समास हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं और प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला समास तुम्हें बताया था हिंदी में कि पहला समास अव्ययभाव समास होता है, दूसरा समास द्वंद्व समास होता है, और तीसरा समास द्विगु समास होता है, और चौथा कर्मधारय समास होता है, और पांचवा तत्पुरुष समास होता है, और छठा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि अव्ययभाव समास में पहला पद या पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है। मैंने बताया था कि अव्ययभाव समास में हेडिंग डाल लो पहले इसकी, अव्ययभाव समास की, अव्ययी भाव समास। ठीक है। कि जहां पहला पद या पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान हो वहां अव्ययभाव समास होता है। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? अव्ययभाव समास में पहला पद हमेशा प्रधान होता है तथा पहले पद उपसर्ग, निपात या अव्यय में से कोई एक होता है। ठीक है। अव्ययभाव समास में पहले क्या होगा? उपसर्ग या निपात या अव्यय में से कोई एक होगा। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? जब कोई विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के पुनरावृत्ति करता है तब भी हमारा क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। ठीक है। और चौथी डेफिनेशन क्या है? जब कोई अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ, जब कोई अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ तब भी हमारा जो है आवर्ती करता है तब भी हमारा क्या करता होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, जहां पहला पद या पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान हो तो हमारा अव्ययभाव समास होता है। ठीक है। क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। ठीक है। पहली डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है? अव्ययभाव समास में अव्यय भाव समास में हमेशा पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद उपसर्ग या निपात या अव्यय में से कोई एक होता है। कहने मतलब यह है अव्ययभाव समास में या तो उपसर्ग होगा या निपात होगा या अव्यय में से कोई एक होगा। ठीक है। पहला पद तो हमारे प्रधान होगा, पहला पद जो प्रधान होगा तो उपसर्ग होगा, निपात होगा या अव्यय में से कोई एक ही होगा। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन क्या है? जहां कोई विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के पुनरावृत्ति करे तो अव्ययी भाव समास होता है।
है। ठीक है, चौथी डेफिनेशन क्या है? जहां कोई अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति करे तो अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, तो ये चारों डेफिनेशन है हमारी। चारों डेफिनेशन जो नोट कर लियो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में क्या होगा? पहला पद या पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है, तो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। दूसरी डेफिनेशन क्या? अव्ययीभाव समास में हमेशा पहला पद प्रधान होता है। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद हमारा जो है प्रधान होता है। ठीक है, और पहला पद उपसर्ग या निपात या अव्यय में से कोई एक होगा, यानी जो प्रधान होगा हमारा अव्ययीभाव समास में, या तो अव्यय उपसर्ग होगा या निपात होगा या अव्यय में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो तीसरी डेफिनेशन क्या? जहां कोई विकारी शब्द, यहाँ शब्द लिख दो, शब्द विना, जहां कोई विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के पुनरावर्ती करे तब भी हमारा क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। यानी विकारी शब्द, विकारी और अविकारी मैंने बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा आगे, जब पहुंचेंगे। तो विकारी 4 प्रकार होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विकारी वो होते हैं जो अपने रूप में परिवर्तन करते हैं, लिंग वचन तथा कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक तथा व्यक्ति के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो अविकारी का मतलब जो अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति करे तो अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया तो शान देते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो। डस्टर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, बिछा देता हूँ। इन डेफिनेशनों को याद कर लियो, ये डेफिनेशन क्वेश्चन में आती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तुम्हें सारा एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे आ प्लस जीवन, तो क्या जाएगा हमारा? आ जीवन। ठीक है, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, तो क्या जाएगा? प्रति दिन। ठीक है, निर प्लस धन, तो क्या जाएगा हमारा? निर्धन। दुष प्लस परिणाम, तो क्या जाएगा हमारा? दुष्परिणाम। उप प्लस वन, तो क्या जाएगा? उपवन। परि प्लस आवरण, ठीक है जाएगा? पर्यावरण। ठीक है, तो मैंने बताया था तीसरी डेफिनेशन में, पहले डेफिनेशन में बताया कि प्रथम पद या पहला पद या पूर्व पद
प्रधान होता है, ठीक है। तो पहला पद हमारा क्या, आ प्रति निर दुस उप परि बताया था, प्रथम पद, ये हमारे प्रथम पद हो गए। दूसरी डेफिनेशन बताया था कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद हमेशा प्रधान होता है, ठीक है, हमेशा प्रधान होता है। और प्रथम पद अव्यय उपसर्ग या निपात में से कोई एक होता है, ठीक है। अव्यय उपसर्ग और निपात में से कोई एक होता है। तो हमारे क्या है, उपसर्ग है, आ प्रति निर दुस उप परि, तो ये क्या है, हमारे उपसर्ग है। तो ये हमारे क्या हो गया, अव्ययभाव समास हो गए, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो। कहा जाता है कि जो है यह शब्द ना तो स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग, बल्कि तीसरे जाति से है, जो नपुंसक लिंग होते हैं, ठीक है, जो नपुंसक लिंग होते हैं, ठीक है। ये नपुंसक है, ठीक है, इसे नोट कर लो, नपुंसक है, ठीक है, कर लिया नोट। अब ये उपसर्ग का देख लिया, अब निपात का देखो, निपात प्लस शब्द कैसे बनेंगे, निपात से अव्ययभाव समास, ठीक है। तो यहाँ डालो निपात प्लस शब्द बराबर क्या आ जाएगा, समस्त या सामासिक पद, सामासिक पद, ठीक है, ये सामासिक पद बन जाएगा। जैसे यथा क्रम, ठीक है, यथा शक्ति, भर पेट, भर शक, तथा योग्यता, तथा सामर्थ्य, ठीक है। तो ये हमारे निपात से अव्ययभाव समास बनने हैं। क्या से बनने, निपात से, ये निपात है, निपात, ये भर भर तथा तथा, ये हमारे क्या है, ये सब हमारे निपात हैं, निपात निपात, ठीक है। हिंदी में निपात 9 प्रकार के होते हैं, ये जो अभिकारी शब्द है उसके बाद पढ़ाए जाएंगे तुम्हें, ठीक है। निपात बस इतना समझ लो कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 9 प्रकार के। इसे भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे के फिर जो अव्यय के बारे में बताएंगे। तालियन तो बिछान देते हैं, ठीक है। अब डाल लो हेडिंग अव्यय प्लस शब्द, यहाँ अव्यय अव्यय बस बना लो, अव्यय, ठीक है, अव्यय प्लस शब्द। तो जैसे आज कल, आज कल, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, शीघ्र, अति शीघ्र, अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारे अव्ययभाव समास है, ठीक है। ये अव्यय है, धीरे जल्दी शीघ्र अलग, ये अव्यय, इनका ना तो स्त्रीलिंग होता है ना ही इनका पुल्लिंग होता है, इसलिए ये अव्यय है, ये अविकारी शब्द हैं, ठीक है, इसलिए अव्ययभाव समास हैं, ठीक है। अब तुम क्या हुआ सर, योजक चिन्ह तो हमारा द्वंद्व समास में आता है, ठीक है, योजक चिन्ह जो है हमारा, ये योजक चिन्ह हमारा अव्ययभाव समास, उसमें द्वंद्व समास में आता है। तो अव्ययभाव समास में कैसा आ गया, तो अव्ययभाव समास में इस वजह से आया क्योंकि ये इनका स्त्रीलिंग और नहीं पुल्लिंग होता है, जैसे है ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इसलिए ये अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। जब मैंने बताया था कि अविकारी शब्द, मैंने पूरा परिभाषा बताई थी पहले, जहां कोई अविकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ आवृत्ति करता है वहीं क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, शीघ्र अति शीघ्र, अलग अलग, ये आवृत्ति तो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा अव्ययभाव समास हो गया। अब द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास में अंतर देख लो, इसके बाद स्क्रीनशॉट देखो।
क्या अंतर होते हैं अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास में, ठीक है। तो अंतर डाल लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया। अब देखो यहाँ पर डालो हेडिंग, क्या नाम है, द्वंद्व समास, मतलब अंतर देखो पहले यहाँ पर अंतर, अंतर, ठीक है। यहाँ डालो अव्ययभाव समास, अव्यय भाव समास और द्वंद्व समास, यहाँ डालो द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे यहाँ लिख लो दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, बातों बात, ठीक है। अब यहाँ लिख लो दिन 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 दिन, रात रात, हाथ हाथ, कान कान, बात बात, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था तुम्हें, जहां कोई विकारी शब्द, जहां कहीं विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के साथ, बिना योजक चिन्ह के साथ पुनरावृत्ति करता है तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। बिना योजक चिन्ह के, देखो बिना योजक है, यहाँ पर कोई योजक चिन्ह है तो यहाँ पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। कभी ये मत कर देना कि द्वंद्व समास हो, वहाँ पर क्वेश्चन आया कि दिनों दिन में कौन सा समास है, तो द्वंद्व भी होगा वहाँ पर और अव्ययभाव भी होगा, और दो एक्स्ट्रा दिए होंगे, तो कौन समास है हमारा, अव्ययभाव समास है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, जहाँ कोई विकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ पुनरावृत्ति करता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ये हमारे विकारी शब्द है, इनका रूप बदल सकता है, जैसे दिन का दिनो हो गया, रात का रातो हो गया, हाथ का हाथों हो गया, कान का कानो हो गया, ये विकारी शब्द है। वो क्या थे, आज कल, ये इनका ये अविकारी शब्द है, इनका कोई रूप बदल नहीं सकता था, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे, जहां कोई विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के, बिना योजक चिन्ह के पुनरावृत्ति करता है तो अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, जहां कोई विकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ, योजक चिन्ह के साथ पुनरावृत्ति करता है तो द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो हमारा द्वंद्व समास होता है। समझ में आ गया अंतर क्या था, अव्ययभाव समास यानी जहां कोई विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के पुनरावृत्ति करता है तो अव्ययभाव समास होता है, और जहां कोई विकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ पुनरावृत्ति करता है तो हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। ये विकारी शब्द है, इनका रूप बदल सकता है, हाथ का हाथ हो जाएगा, कान का कान हो जाएगा, दिन का दिन हो जाएगा, यानी बहुवचन बन सकते हैं। जो मैंने पहले बताया था इससे पहले, अव्यय जो अविकार शब्द होते हैं उनका रूप नहीं बदलता, इसलिए जो है अव्ययभाव समास थे वो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे जो हम द्वंद्व समास पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है। ले लिया, चलो साइन देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने जिसे पहले पढ़ाया था ना ऑफलाइन क्लास में, उन्हें सबको पता होगा, सब चीज़ मैंने पढ़ाया है ये। अब डालो द्वंद्व समास,
द्वंद्व समास, हेडिंग डालो, ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। लिख लो पहली परिभाषा क्या है, जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, मोदी योगी, ठीक है। ये क्या है, प्रधान है, दोनों अपने आप में क्या है, प्रधान है। माता भी और पिता भी, भाई भी बहन भी, मोदी भी और योगी भी, ठीक है। ये अपने आप में प्रधान, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। इसे भी नोट कर लो, हाथों हाथ नोट करो। और इसकी दूसरी डेफिनेशन जल्दी नोट कर लो, इसकी नोट ले लो जल्दी से। ले लिया, लिखो। देखो, जहां दोनों पदों के, जहां दो पदों के मध्य प्रतिद्वंद्वता या योग्यता या स्पर्धा हो, तो वहां पर भी हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे राम रावण, कृष्ण कंस, भीम दुर्योधन, ठीक है। वह दोनों में प्रतिद्वंद्वता, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा है ना। राम और रावण में थी, कंस और कृष्ण में थी, और भीम और दुर्योधन में थी। ये अपने आप में प्रतियोगिता थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जहां दोनों पदों के मध्य क्या हो, प्रतिद्वंद्वता या प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता हो, तो वहां पे भी हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे क्लास। समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा सारा समझ में, ठीक है। तबीयत आज खराब है, नजला सा पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आगे लिखो अगली परिभाषा, जहां सभी विलोम शब्द युग्म हो वहां पर क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। जितने भी हमारे विलोम शब्द हैं, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास ही होते हैं। क्या होते हैं, हमारे द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। सभी विलोम शब्द युग्म द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। देखो, जैसे छोटा बड़ा, रात दिन, लाभ हानि, मोटा पतला, ठीक है। तो विलोम शब्द जैसे सुख दुख, ठीक है। तो ये क्या हमारे
द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, सभी विलोम शब्द युग्म द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा, भाई छोटे का बड़ा है विलोम, रात का दिन है, लाभ का हानि है, मोटे का पतला है, सुख का दुख है। तो ये हमारे क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, क्या है हमारे द्वंद्व समास है। ठीक है, इसे नोट कर लो। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सामने। मैंने जब तुम्हें समास पढ़ाने स्टार्ट किए थे, मैंने बताया था जहां दो पदों से अधिक शब्द हों, जहां दो पदों से अधिक शब्द हों, वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो इसे डाल लो, दो पदों से अधिक शब्द द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तन मन धन, लाल वाल पाल। ठीक है, आन वान और शान। ठीक है, शान। ठीक है, तो ये हमारा हो गए द्वंद्व समास के उदाहरण। ठीक है, तो दो पदों से अधिक शब्द द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, दो पदों से अधिक शब्द द्वंद्व समास होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तन मन धन, लाल वाल पाल, आन वान शान। ये हमारे क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे। क्वेश्चन को विकास पूछ रहे हैं कि तन मन धन में कौन सा समास है, तो सारे चक्कर काट जाएंगे कि कौन सा समास है। ये तो आप तो बताए ना तीन, पर दो तो हमें पता थी द्वंद्व समास है, अब तीसरा भी आ गया, तो तीसरा या कहाँ से है, क्या है, कौन सा समास है। तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जरूर याद कर लेना सही समझ के। ठीक है, इसे नोट कर लो, सब जानते आगे। नोट कर लिया। अब देखो हमारे संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं कि 25 में समास कौन सा है। ठीक है, 25 में समास कौन सा है, 11 में समास कौन सा, 15 में समास कौन सा है। क्वेश्चन पूछ ले कि 25 में समास कौन सा है, तो ऑप्शन देगा पहला वो द्वंद्व, दिगु, बी, सी हमारा तत्पुरुष, डी हमारा बहुब्री, बहुब्री। ठीक है, तो कौन सा समास हमारा बताओ, ज्यादातर लड़के 99% बच्चे द्वंद्व समास को लगाएंगे, 99% बच्चे। पर लेकिन जो मेरी क्लास पढ़ रहा है वो बच्चा द्वंद्व समास लगाएगा, क्योंकि हमारा द्वंद्व समास आंसर ठीक है। ठीक है, कौन समास, द्वंद्व समास। वो क्यों, देखो 20 और 5, जब हम विग्रह करेंगे तो हम ऐसे करेंगे 20 और 5 25। ठीक है, तो इसलिए हमारा द्वंद्व समास हो रहा। और का भाव हमारा कहाँ आता है, द्वंद्व समास में। ठीक है, कहाँ आता है, द्वंद्व समास में, इसलिए हमारा कौन समास है, द्वंद्व समास। इस क्वेश्चन को नोट कर लो तुम, कभी क्वेश्चन को बना दे, वो आ जाते क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है,
अब देखो इसकी डेफिनेशन बढ़िया करके लिख लो, बढ़िया करके समझ लो ये कैसे होते हैं, ठीक है। एक से 10 तक की सभी, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को छोड़कर तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 आदि पूर्ण संख्याओं को छोड़कर आदि पूर्ण संख्याओं को छोड़कर सभी द्वंद्व सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है, ठीक है। पर ये संख्या अंकों में न लिखकर शब्दों में लिखी होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा था 25, ठीक है। जैसे दे दे 11, ठीक है। 55, 92, ठीक है। 15, ठीक है। इनमें समास कौन सा? तो इनमें समास हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है। तो इसका विग्रह कैसे होगा हमारा? 10 और 1, ठीक है। इसका होगा हमारा 55 का 50 और 5, ठीक है। इसका होगा 90 और 2, इसका होगा 10 और 5, ठीक है। तो इसका विग्रह ऐसा होगा, ये संख्याएं सारी शब्दों में लिखी होनी चाहिए, तब हमारा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। क्या लिखा? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को छोड़कर तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आदि पूर्ण संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। तो 20, 30, 40, 50, 60 को आदि को छोड़कर और पूर्ण संख्या है, ठीक है, को सभी छोड़कर ये क्या होती है? हमारी द्वंद्व समास होता है, ठीक है। इसे नोट कर लो, द्वंद्व समास होता है। ये संख्याएं अंकों में न लिखकर शब्दों में लिखनी चाहिए, ठीक है। कैसे होनी चाहिए? शब्दों में होना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलो अब देखो पूर्ण संख्या है हमारी, पूर्ण संख्या कैसे होनी चाहिए? हम लिखो पूर्ण, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे 11 से 19, 21 से 29, 31 से 39, 41 से 49, 51 से 59 और 61 से 69, 71 से 79, 81 से 89, 91 से 99 तक की सभी संख्याएं जो है द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ये संख्या क्या होती है? द्वंद्व समास होता है। ये संख्याएं ये
संख्या शब्दों में लिखी होनी चाहिए। कहने मतलब यह है कि ये संख्या में ना होकर शब्दों में लिखी होनी चाहिए, जैसे 21, 25, 22, 45, ठीक है, 55 मैंने भी लिखवाया था। तो क्या ये संख्या में होकर शब्दों में लिखनी चाहिए, तब जाकर हमारा कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी क्लास जो है तुम्हें पसंद आई होगी, ठीक है, हमारी क्लास पसंद आई होगी तो हमारी क्लास को जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाना, जो कि हमारी पहली वीडियो आपको ज़रूर मिल सके, ठीक है। तो सबको राधे राधे, जय सिया राम, सबको राम राम।